नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं मनीष ठाकुर को। मनीष ठाकुर शो के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं उसके बारे में कहूंगा तो वो कम ही होगा, क्योंकि मनीष हम लोग दोनों एक साथ इस फील्ड में साथ संघर्ष करने वाले पत्रकारों में रहे हैं। मनीष कोर्ट पर अद्वितीय पत्रकारों में शामिल थे, जिनकी नॉलेज पर हम लोग यकीन करते थे कि अगर कोई खबर हमको पूछनी है अदालत के बारे में, क्योंकि मैं तो इन्वेस्टिगेशंस में था, कभी कभी अदालतों की कार्रवाई देखता था, लेकिन मनीष अक्सर करते थे। और उनके यूट्यूब मनीष ठाकुर शो को आप जानते हैं कि वहां से कम अदालतों के बारे में जो 7 पर्दों के पीछे छुपाया गया सच होता है, उसको आपको रास्ता मिलता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष भाई इस पूरे धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट पर। तो दर्शकों की नमस्कार ओर धीरेन्द्र भाई, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी जी। तो मनीष भाई, एक जो नई चीज हमने देखी अदालतों में, मैंने चूंकि कोई सुप्रीम कोर्ट पर अभी तक शो भी नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा उसको अभी तक कर भी नहीं रहा था। मुझे लगता है कि अदालतों के बारे में जितनी है गहराई आपके पास, उसी से आज दर्शकों के पास जाना चाहेंगे। अभी तक की पूरी कार्रवाई को देखते, जो नए चीफ जस्टिस बने हैं उनको लेकर उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में भी सुनूंगा, रात में भी सुनूंगा, गरीब की सुनूंगा। इस तरह के शब्द हम लोग 1998 से इस क्षेत्र में, मतलब पत्रकारिता के एक्टिव फील्ड में अगर हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ते रहे सुप्रीम कोर्ट की, जाने कितनी बार कोर्ट नंबर 1 के सामने हम गए और उसी तरह उतर आए। इस तरह के शब्द तो मैंने तो नहीं सुने, आपने सुने हैं, तो ये बताइए, और इसका इम्पैक्ट क्या है ये भी बताइए, क्या होगा। देखिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा, 26 साल से ज्यादा तो हो गया अपना कोर्ट को देखते समझते हुए। ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, सब आपके साथ बहुत कुछ कवर किया हम लोगों ने। साथ साथ सीबीआई की रिपोर्टिंग की, और बहुत सारा मामला जो क्राइम का है, चूंकि आप क्राइम के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, तो क्राइम का मामला कोर्ट में अक्सर आता था। तो बात आपने सही कही कि जब कोर्ट में आता था तो आप संपर्क करते थे। हम लोगों ने कभी इतने दिनों में दिल को छूने वाला जजमेंट, ऐसा निर्णय मुझे कभी याद नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश कहता हो कि मुझे आम आदमी के लिए, इस देश के गरीब से गरीब के लिए रात भर कोर्ट में रहना पड़े तो मैं रहूंगा। इस देश में रात में कोर्ट लगी है धीरेन्द्र भाई, लगी है ना, एक आतंकवादी याकूब मेनन के लिए। इस देश में रात में कोर्ट लगी है तीस्ता सी तलवार के लिए, जिस तीस्ता सी तलवार के लिए गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की, और गुजरात हाई कोर्ट ने जिस तीस्ता सी तलवार के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था 24 घंटे में गिरफ्तार करने के लिए, तो गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट था। और उसी दिन शाम में, शनिवार को, गर्मी की छुट्टी थी, मैं अपने शो में बार बार कहता रहा कि भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट को कलंकित करने वाला यदि एक मामला है तो तीस्ता सी तलवार के लिए रात में कोर्ट का खुलना। याकूब मेनन के लिए तो आप तर्क दे सकते हैं कि भैया फांसी की सजा थी तो ठीक है, लेकिन उसकी फांसी की सजा पर भारत की महामहिम राष्ट्रपति मुहर लगा चुकी थी। आप महामहिम राष्ट्रपति से थोड़ी ना बड़े हैं। वो लंबे समय के बाद महामहिम राष्ट्रपति का मुहर था, उसकी दया याचिका खारिज हो चुकी हुई थी, तब आप रात भर कोर्ट लगाए। चलिए, वो क्षम्य है, लेकिन वो आतंकवादी था, भारत की महामहिम राष्ट्रपति का मुहर लग चुका था। लेकिन तीस्ता सी तलवार, रात के अंधेरे में कोर्ट लगती है। जस्टिस चंद्रचूड़ समेत तमाम जज, भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बेटी की का डांस देख रहे थे, नृत्य चल रहा था दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में, और लगभग सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज थे। कहा जाता है कि वहां एक फोन आया, और शनिवार के 7:30-8 बजे कोर्ट लगती है। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, हम और आप जानते हैं। उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी, समर वेकेशन था सुप्रीम कोर्ट का। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट खुलना था। इतनी क्या जल्दबाजी थी कि 7:30 बजे एक पीठ लगती है, 2 जजों की पीठ, और वो टकरा जाते हैं दोनों जज। एक जज तीस्ता को माफी, उसके रोक लगाते हैं आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर। एक जज कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सही आदेश है। तो सेम डे 3 जजों की पीठ बैठ जाती है, जिसमें अभी अभी जो रिटायर्ड गवई साहब हैं वो भी थे। और उसके बाद 10:30 बजे के आसपास एक फैसला आता है कि तीस्ता सी तलवार को, कि हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उस पर रोक लगा दिया जाए। इस देश में आम लोगों के लिए तो, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचना मुश्किल है धीरेन्द्र भाई। अभी भी जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ दिल को छूने वाला है। अब कहां से कर पाएंगे सिब्बल और वकील?
खानदान के जमीन बिक जाएंगे सिब्बल को एक हेयरिंग में देने के लिए। ये जो काबा काबा करके जो कहती थी कि 500 रुपए हैं और 500 रुपए में तबला वाले को दे दूंगी और जो बचेगा वकील को दे दूंगी, उसके लिए कपिल सिब्बल पेश होता है। और कपिल सिब्बल को देने के लिए उसके पास कैसे पैसे थे? इसका मतलब है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट तक वही पहुंच पाएगा जिसके पास कपिल सिब्बल सिंघवी जैसे लोगों को राज्यसभा देने की ताकत होगी या मोटी रकम होगी। अब पहली बार जो आपने कहा है, पहली बार दिल को छूने वाला है कि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि इस देश के आम लोगों तक यदि पहुंच इंसाफ में पहुंचा सकूं उनकी पीड़ा, तो उसके लिए मैं देर रात तक जगूंगा। गांधी तो यही कहते थे ना भाई, हम उनको महात्मा मानते हैं इस देश में। आज भी कुछ भी कह लीजिए, राष्ट्रपिता तो दो देश कहता है, महात्मा गांधी से दुनिया में पहचान है। गांधी के तो यही संदेश थे ना कि आखिरी छोर तक आदमी तक पहुंचना चाहिए। और आप तो बिहार में भी थे, कई महिलाएं कह रही थी कि हम आखिरी व्यक्ति हैं, हम तक पहुंचाए 1000 रुपए, हम तक पहुंचाए मोदी की नीति। तब लोगों को भरोसा जगता है कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है। उस तरह से जब आखिरी व्यक्ति तक न्याय पहुंचेगा, जो भरोसा सूर्यकांत दिलाए हैं, भारत के इतिहास में पहली बार है, इसीलिए उम्मीद जगी है। एक और मैं माफ कीजिएगा, एक और बात मुझे समझ में आती है कि आज तक भी हिंदुस्तान में, चलो हिंदी का मैं विरोध मानता हूं कि चलो हिंदी का विरोध होगा, लेकिन हिंदुस्तान की एक भी भाषा में, सिर्फ मेरे विचार से ये, क्योंकि ये सवाल मैं अक्सर बोलता भी रहा हूं मेरे दोस्तों के, मतलब अपनी बातचीत में, लेकिन आपसे ये समझना है कि इतने तमाम चीजों के बावजूद भी देश की 22 भाषाएं आपने नोट पर छाप दी, आपने तमाम चीजों पर आपकी भाषाओं का हुआ, लेकिन इस सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद भारत जो है गूंगा और बहरा दोनों हो जाता है, क्योंकि जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो तो भारत में नहीं, वो तो बेचारा नहीं सुन पाएगा। इस पर कभी कोई चर्चा हुई? जैसे उन्होंने भी कहा हिंदी के भी सुनूंगा, तो किसी पत्रकार, अभी ये भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा मैं हिंदी में भी सुनूंगा, ऐसा कुछ हिंदी को लेकर क्या, या हिंदी या भारतीय भाषाओं को लेकर, और उसका न्याय प्रक्रिया में कितना असर आपको दिखता है? आपने इतने सालों तक कोर्ट देखा है, वो लोग जो आते हैं जिनको कोर्ट में ये खड़े जरूर हैं, वो क्योंकि भाई पर्ची बना दी वकील ने, उसके लिए उन्होंने पैसा दे दिया उसको, और वो चाहे उसने घर बेचा हो चाहे मकान बेचा हो, क्योंकि एक तारीख पर खड़े होने के पैसे के लिए कम से कम किसी एक आदमी को तो मकान बेचना ही पड़ेगा अगर गरीब आदमी की हैसियत है और वो चाहता है कि इंसाफ लूं, वो महंगा। तो उस पर कितना असर पड़ता रहा होगा भाषाओं का? क्या इस तरफ कोई उम्मीद दिखती है? बिल्कुल उम्मीद दिखती है ना। भारत के इतिहास में पहली बार कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अंग्रेजी से हट करके शपथ लेता है, हिंदी में लेता है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जस्टिस और राष्ट्रपति भवन में तो आपके प्रधानमंत्री तक शपथ नहीं लेते थे बहुत पहले तक, तो कुछ चुनिंदा प्रधानमंत्री हैं शपथ लेने के लिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हिंदी में शपथ लेता है। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज। और यही कहते हैं ना, संदेश यहीं से शुरू हुआ कि जब वो शपथ हिंदी में लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रूल नहीं है अंग्रेजी के अलावा आप कुछ नहीं, जैसे कि बिहार में है, बिहार हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में है, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में आप हिंदी में जिरह कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं टाइप है, ऐसा नहीं कि आप करेंगे ही। आपको एक विशेष सहूलियत, क्योंकि इन दोनों राज्यों में सहूलियत, फिर भी ज्यादातर लॉयर अंग्रेजी में ही करते हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों में है कि उनकी भाषा में कुछ जिरह होती है, लेकिन भाषा हाईकोर्ट की भी अंग्रेजी ही है इस देश में। सुप्रीम कोर्ट की तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में तो आप दूसरा कुछ, मतलब डांट दिया जाता है, कई बार इस तरह की स्थिति हुई है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने उम्मीद दी है कि हम सुनेंगे, जिसको भाषा यदि सहज है। अब सोचिए ना, केस आपका हमारा है, मतलब हमारे भाव को कैसे समझेंगे वो जज? हमारा वकील फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, जब मुझे अंग्रेजी नहीं आएगी, हमारा वकील फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, सेटिंग तो नहीं कर ली सामने वाले से, हमें कैसे पता चलेगा? हम कोर्ट में तो बैठे हुए, हमें पता ही नहीं कि हमारे वकील ने हमारे बारे में फैक्ट को रखा या नहीं रखा। उसके कहने का सलीका हमसे बेहतर हो सकता है, मतलब वकील का कहने का तरीका। लेकिन सूझबूझ, जैसे कि हम और आप घूमते हैं जब, तो हम पत्रकार हैं, हमारे कहने का तरीका हो सकता है किसी व्यक्ति से बेहतर हो, लेकिन उससे बेहतर हमारी राजनीतिक समझ बूझ हो, ये संभव, ये जरूरी नहीं है ना कि हम ये दावा कर दें कि नहीं, हम यदि आप पटना गए थे, आप यदि मोकामा गए थे, तो आपके वहां के लोगों से ज्यादा, आप कहने का तरीका आपका हमारा बेहतर हो सकता है क्योंकि हम पत्रकार हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा सूझबूझ रखते हैं, ये कैसे हो सकता है? जब उसको जो वहां जो जी रहा उसे ज्यादा समझ में आएगा ना। वैसे ही यदि हमारा केस है तो हम ज्यादा बेहतर समझेंगे, हमारा वकील उसको
ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर देता है। हमें वकील इसीलिए चाहिए क्योंकि वो कानून के ज्ञाता हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई की है, उनकी वो काबिलियत है, लेकिन वो हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे, हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो हमें क्या पता कि हमारा बिल क्यों कैंसिल हो गया, क्या हमारा वकील सेटिंग तो नहीं कर लिया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उम्मीद जगनी चाहिए, और भारत की भाषा है जिसको आपने राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लेकर के संदेश दिया है, और मुझे तो लगता है कि उम्मीद जगी है। क्योंकि उम्मीद इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं अभी शो कर रहा था अपने चैनल पे, मनीष ठाकुर शो पे, तो बहुत लोग लिख रहे थे कि मनीष भाई, सर ऐसा नहीं होता, इस सुप्रीम कोर्ट से हमारा तो भरोसा खत्म हो गया है। तो भरोसा जगाना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे हमने 2 उदाहरण दिए अभी, तीस्ता सी तलवार का उदाहरण, याकूब मेनन का उदाहरण, इस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास पर एक ऐसा कलंक है कि उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। ये कलंक है इस देश पे कि आप रात में एक आतंकवादी के लिए जगते हैं पूरी रात, और आम आदमी को तारीख पर तारीख मिलती है। आप मतलब एक तिस्ता सी तलवार के लिए पूरी रात अदालत लगा लेते हैं छुट्टी के दिन में। तो ये भरोसा, इसीलिए सूर्यकांत उम्मीद तो दे रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद पर भरोसा तभी होगा जब जमीन पर चीजें उतरती हुई दिखाई देंगी। मेरा अगला सवाल था वही जो आपने अपनी बातों से ले आए हैं। मेरा मानना यह है कि पिछले कुछ समय से आप आम जनता और सुप्रीम कोर्ट इनके बीच की दूरी क्या बढ़ते हुए देखते हैं? क्यों ये दूरी बढ़ी है? मैं चाहूंगा आप विस्तार से लोगों को बताएं कि कहां से आपको, क्योंकि आज से 20 साल पहले तो शायद हम लोग भी बहुत यकीन करते थे। मतलब मैं तो अभी भी, हम तो रिपोर्टर्स हैं तो हम लोग उसी तरह देखते हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि जब हम 2000 में जाते थे, सन 2000 के बाद से तमाम चीफ जस्टिस की कोर्ट में पहुंचे ही हैं किसी ना किसी मामले के सुनने के लिए, लेकिन आपको मालूम है तब से आज तक वो जो उस पर आस्था थी कोर्ट पर, आपने देखा होगा अखबार लिखता था, हमेशा हेडिंग बनती थी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर जताया, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर फिर जनता का विश्वास कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी, ये सब लिख के ही हम लोग हेडिंग बढ़े हुए। लेकिन आपको लगता है पिछले 20 साल में ये रिश्ता कहां चला गया और इसके कारण क्या रहे? इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है धीरेन्द्र भाई। सोशल मीडिया ने ये क्या कर दिया, जैसे कि आप अपने पेशे को लीजिए ना, जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो कुछ मठाधीश संपादक थे, हमें लगता था कि अरे इनके जैसा हमें बनना है। जब हम धीरे धीरे समझने लगे, जब वो सोशल मीडिया के दौर में उनका अपना अलग मंच बना, तो हमें उनकी हैसियत पता चली। फिल्म इंडस्ट्रीज को देखिए, एक समय क्या था कि अरे उनको टच कर देंगे, छू देंगे। जब मैं पहली बार अमर उजाला में था, उस समय आप अमर उजाला से मेरे ख्याल से बीएजी गए हुए थे, और मैं अमर उजाला में आया हुआ था। पहली पहली बार मैं फिल्म कवर करने के लिए गया, तो शायद पूनम ढिल्लो और ऐसी कुछ हीरोइन आई थी किसी शादी में। बता, शादी में बड़े लोग बुलाते हैं इस तरह से, ऐसा लगा कि उनसे टच कर लेंगे, बतौर पत्रकार गए हुए थे। तो पता नहीं, जिनको स्क्रीन पे इस तरह से देखा है, वो भाव धीरे धीरे खत्म हुआ। वही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की, हम लोग दूर से पढ़ लेते थे। अब चीजें ऐसी हुई हैं कि आप अंदर तक रिपोर्टर्स खबर लाते हैं, और फैक्ट ये लगता है कि इस देश में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आप भारत के राष्ट्रपति को आदेश देते हैं कि 3 महीने के अंदर तुम्हें फैसला देना पड़ेगा, जो आप दे नहीं सकते हैं। आप हायरार्की का भी तो ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम है, वो संसद के समकक्ष हैं, और आप राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं कि 3 महीने में देना होगा। आप सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, दलितों के में आरक्षण का मामला जो है ना, वो संसद को करना चाहिए। आप, एक आदमी आता है और कहता है कि खजुराहो के मंदिर में जो भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित हैं, उसके लिए कुछ आदेश दीजिए। आप हर चीज पे आदेश देते हैं। आप सबरीमला मंदिर पर देते हैं, आप दही हांडी पर फैसला देते हैं, लेकिन इसमें आप कहते हैं जाओ अपने भगवान से कहो। तो आप किसी दूसरे मजहब के लिए ऐसा कह सकते थे क्या? ये सब फैसले जब देश की जनता ने सुना, जब देश की जनता सुना, अच्छा हम तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, तीस्ता सी तलवार को तो बिना पहुंचे रात के अंधेरे में छुट्टी के दिन में लाभ इंसाफ मिल जा रहा है। कोई आता है और पवन खेरा को अरेस्ट करती है दिल्ली के द्वारका की पुलिस, वो ट्रायल कोर्ट में भी नहीं जाते। हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंह भी पेश होते हैं, और संविधान की कोई पीठ बैठी हुई होती है उस जगह पे, चंद्रचूड़ की कोर्ट के, भाई उनकी याराना दोस्ती है, दोनों के बाबूजी बहुत मित्र थे, अगल बगल की कोठी में रहते थे, स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। तो भाई इस तरह के फैसले होंगे तो कैसे आम आदमी का भरोसा तो डिगेगा ना, इससे इससे आम आदमी का भरोसा डिगा। और इसीलिए एक दिन में नहीं हुआ ये सुप्रीम कोर्ट का भरोसा तभी तो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आती है जस्टिस गवई के पास,
और वो याचिकाकर्ता कटाक्ष कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, उसने कहा माय लॉर्ड आपको शरिया कोर्ट कहा जाता है, माय लॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है। वो कह रहा है कि इस तरह की लोगों पे कार्रवाई कीजिए जो सोशल मीडिया पर आपको सुप्रीम कोर्टा कहता है। ये पहली बार हुआ कि डायरेक्ट सीजीआई को बताया गया कि आपको सुप्रीम कोर्टा कहा जाता है। सोशल मीडिया पर हम और आप देखते हैं, लोग लिखते हैं ये बात सीजीआई के सामने कह दिया गया। उन्होंने कहा हमें पता है। तो पता है तब भी आपने जजमेंट खजुराहो पे ऐसा दिया। इसीलिए भरोसा एक दिन में नहीं खत्म हुआ है, और भरोसा इससे नहीं होता, कई बार होता है, मान लीजिए कि हमारे पक्ष में भी फैसला नहीं आया, हमें लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। अब जैसे कि मदनी ने कह दिया ना, सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दी मदनी। इस देश में आमतौर पर धारणा यह है कि कोई मस्जिद पर बुलडोजर चल रहा होगा तो 2 मिनट में उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, दिल्ली में हुआ ही, जहांगीरपुरी में ऐसा ही कुछ था उस इलाके में। आम लोगों की धारणा यह है, लेकिन फिर भी मदनी को संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब संतुष्ट हो जाए, संभव नहीं है। रिटायर होते हुए गवई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं गवई, कि हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएं। यही बात चंद्रचूड़ कह करके गए कि सरकार के खिलाफ फैसला देना, मतलब सुप्रीम कोर्ट तभी निष्पक्ष है जब सरकार के खिलाफ फैसला दे। ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कहा जाता है ना कि पत्रकारिता हम लोगों से हमसे कहा जाए भाई सरकार के खिलाफ बोलिए तभी आप पत्रकार हैं। अरे भाई, सरकार यदि बेहतर काम कर रही है तो खिलाफ क्यों बोलना? और ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने सालों भर सरकार के गोद में बैठकर मौज लिया, वो गोदी मीडिया करते हैं। तो ये तर्क को जरा समझिए इसको, कि हमारे पेशे में क्या, जिन्होंने सरकार के गोदी में बैठ करके जीवन पर्यंत गोदी मीडिया का काम किया, एक चैनल में बैठ करके, एक चैनल में जो है वो मंत्रिमंडल तय होता था, वो गोदी मीडिया बता रहे हैं। जिनने जीवन भर सरकार के फेवर में काम किया, सोनिया गांधी से एक सवाल नहीं पूछा, यही पूछा कि आप पीली दाल खाती थी या नीली दाल खाती थी, आपने कैसे पास्ता इंदिरा जी को सिखाया। आप इर्द गिर्द आधे घंटे में सिर्फ यही पूछते हैं। वो कहते हैं कि मोदी से पूछ रहे हो कि भाई आम जो है वो काट के खाते हैं या ऐसे खाते हैं। भाई सवाल तो है, हम और आप आम कैसे खाते हैं? देहात में हम लोग आम खाने का मजा चूज करके है, लेकिन जब हम शहरों में बैठते हैं तो भाई काट करके खाते हैं। तो पूछा जाता है कि आप कैसे खाते हैं, इसको भी मजाक बना दिया गया। मतलब कहने का मेरा वहां ला रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आपके मुताबिक फैसला नहीं होगा तो आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, लेकिन एक आम धारणा तो बनेगी ना। जजमेंट से आम धारणा नहीं बदलती, लेकिन आम धारणा इससे बदलती है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए यदि आप रात में सुप्रीम कोर्ट खोलते हैं और आम आदमी को न्याय ही नहीं मिलता, उसके लिए तारीख मिलती है, वो तारीख भी नहीं मिल पाती। तो इसीलिए ये जो भरोसे की बात है वो जगी है। और आपने कहा कि कैसे साख खराब हुई, तो रातों रात नहीं खराब हुई है। लोग सोशल मीडिया से समझने, पहले समझ में नहीं होती थी ना, हमें तो पता, अखबार गांव तक पहुंचता नहीं था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो लोग उस समय नहीं समझ पाते थे कि उस समय वकीलों की क्या भूमिका होगी। उन्हें नहीं पता था कि 5 वकील हैं वही सुप्रीम कोर्ट चलाते हैं। अब हम जैसे लोग, मैं तो पिछले 6 साल से जब से इस यूट्यूब पे हूं, मेरा सबसे पसंदीदा विषय ये रहा अपने वकीलों के लिए कि इस देश के वकीलों को भी इंसाफ की जरूरत है। वकालत की पढ़ाई पढ़ते हैं बेचारे, वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तो बन जाते हैं, लेकिन उनके पास केस ही नहीं पहुंचता। 5-6 वकील सब केस लूट लेते हैं, वो करोड़ों का माल कमा रहे हैं, मौज ले रहे हो, क्योंकि लोगों को दिमाग में घुसा दिया गया है कि 5 वकील करोगे तभी तुम्हें बेल मिल पाएगा, तभी इंसाफ मिलेगा। तो ये फर्क है। रातों रात साख नहीं खराब हुई है। मुझे लगता है कि रातों रात साख बेहतर हो जाएगी ये भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो जस्टिस सूर्यकांत ने पहल की है, मुझे उससे बहुत उम्मीद जगी है। एक बड़ा फैसला नुपुर शर्मा वाला था। नुपुर शर्मा के फैसले की वो टिप्पणी, फैसला तो नहीं आया उसमें, मतलब उस तरह से देखें, लेकिन वो जो टिप्पणी थी उसने लोगों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से विश्वास शरण किया, क्योंकि जिस तरह से कत्ल हो गया और उदयपुर में जिस तरह दर्जी को काट के मारा, इसके अलावा कमलेश तिवारी को मारा, और एक के बाद एक आए, लेकिन वहां जिस तरह के फैसले नहीं हुए तो वो एक तरह से मेजॉरिटी थोड़ा सा ज्यादा मैंने देखा एग्रेसिवली अब ये बात करती है, जो ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं या वो हमारे चैट में ही लिखने लगेंगे। जब मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जब हम लोग ये डालेंगे तो तब नीचे क्या लिख के आएगा। तो ये जो माइंडसेट बनता हुआ है, हालांकि साहबानों के मामले में आप देखिए उन्होंने माइनॉरिटी पर एक मतलब वापस लाए, बल्कि जब उस पर बिल बना, मुझे याद है आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि आपने वापस उनको, अपनी सरकार को घेरा था कि आपने उनको फिर वापस उन बेड़ियों में जकड़ दिया जिनको कोर्ट ने आजाद किया था, जिन महिलाओं को। लेकिन उसके बाद तो 3 तलाक की बात जरूर हम करते हैं, लेकिन तलाक बिद्दत पर बात हुई।
तलाक बिद्दत तो आधे से ज्यादा इस्लामिक लोग खुद ही नहीं मानते हैं। तलाक हसन पे बात नहीं हुई, उन पर बात नहीं हुई। तो ये बात भी धीरे धीरे लोगों के जहन में इसने भी फर्क डाला, क्योंकि मेजोरिटी को लगता है कि हर बार उसको वो ऊपर जाएंगे तो उनकी सुनवाई नहीं होगी। यहां तक कि अयोध्या केस में जो जो जज, और ये एक माइंडसेट क्या था, इस पर मेरा अगला सवाल रहेगा, जो मैं चूंकि अब आ रहा है तो इसीलिए बोल देता हूं दोनों का। याद होगा आपको कि जब इस देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार 4 जजों ने बाहर निकल के, 5 जजों ने वो जो कॉन्फ्रेंस की थी, याद होगा आपको, पत्रकारिता में, मतलब जो सारे जज बाहर आए थे, बाद में उन्हीं में से जज सुप्रीम कोर्ट में आए, और जब उन्होंने सरकार के मतलब एक फैसले ऐसे दे दिए जिसमें सरकार के खिलाफ टिप्पणी नहीं हुई, तो उनको भी उन्होंने बिका हुआ मान लिया। ये क्या सिस्टम है जी? देखिए, जहां तक नूपुर शर्मा वाला जो मामला है ना, चूंकि मेरे शो में भी बहुत लोग नूपुर शर्मा, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच में थे, जस्टिस पारदी वाला और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच थी वो, जिसमें नूपुर शर्मा के लिखा, यू लेडी तुम्हारे कारण पूरे देश में ये हो रहा है। वो जजमेंट नहीं था, वो मौखिक टिप्पणी थी, और मैंने उसी समय कहा था कि इस टिप्पणी के कोई मायने नहीं है, ये सिर्फ खुश करने के लिए, अपने आप को निरपेक्ष बनाने के लिए कहा गया। लेकिन उसके बाद इतना विरोध हुआ कि नूपुर शर्मा की जो मांग थी वो पूरी कर ली गई। नूपुर शर्मा के खिलाफ वो जजमेंट अन्याय था, वो टिप्पणी अन्याय थी, क्योंकि नूपुर शर्मा ने आपसे कुछ मांगा नहीं था ना। वो आमतौर पे उनके खिलाफ दर्जनों केस हो गए थे, उन्होंने कहा सबको क्लब कर दीजिए, एक जगह कर दिया, और ये होता यही तरीका है जब मामला एक ही है, लेकिन नूपुर शर्मा पर टिप्पणी की गई, दूसरे पर टिप्पणी नहीं की जाती है। ये टिप्पणी, इसको एहसास सुप्रीम कोर्ट ने किया कि गलती हुई, लेकिन भारत की जनता इस गलती के लिए सुप्रीम कोर्ट को माफ नहीं कर रही है कि आपने टिप्पणी क्यों की। आप कोई सामान्य, आप पान की दुकान पे चर्चा करने वाले नहीं है ना कि आप ये करेंगे। तो ये गलती हुई थी, उस बेंच में सूर्यकांत भी थे, और मुझे लगता है ये एहसास उनको होगा। रही बात, इस बात का दूसरा सवाल आपका क्या था? मेन दूसरा सवाल, सॉरी, ये आगे आपका सवाल ये था कि नूपुर शर्मा के साथ साथ दूसरी बात आप ये कह रहे थे मेरे ख्याल से कि ये आम धारणा, मुझे भूल रहा हूं मैं आपका सवाल क्या था दूसरा। मैं यही कह रहा हूं कि जो आम धारणा एक बन गई कि मेजॉरिटी के खिलाफ फैसले होते हैं, मेजॉरिटी को वहां से न्याय नहीं मिल रहा। जो हिंदू माइंड वो है, वो अब इस बात पर मानता है कि हमको बार बार वहां जाके एक कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, बजाय इसके कि हमको फायदा या कोई न्याय की प्रक्रिया भी हो। वो लोग, मैं जो बता रहा था कि जो ये अवधारणा तब होती है कि जब वो 5 जजों के बाहर आके बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ, देखिए वो हिस्टोरिकल घटना थी। अब देखिए उसने बदला है, क्योंकि मेरे शो में ज्यादातर इससे जुड़े हुए होते हैं, तो मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले एक मेरे मित्र हैं, आप भी जानते, कॉमन मित्र हैं, वो अखबार के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उस समय में जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस बनने वाले थे। उन्होंने कहा कि जस्टिस गोगोई जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार को बर्खास्त कर देंगे। वो गंभीर व्यक्ति हैं, मतलब अच्छे रिपोर्टर हैं, थोड़ा सा कांग्रेस के वो उस पे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि चूंकि उसमें पेगासस और ये सब मामला चल रहा था, राफेल वाला मामला, तो एफआईआर हो जाएगा। शर्त क्या है कि 2018 में यदि जजमेंट आ जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का, 2018 में वही आया, मतलब तीनों जगह पे कांग्रेस जीत गई। गवई सीजीआई बन गए, वो गवई जिनके पिता कांग्रेस से असम के मुख्यमंत्री रहे हुए थे। अब एक आम धारणा थी कि पिता कांग्रेस का है तो भाई सपोर्ट करेगा, और इसी तरह से कोलिजियम सिस्टम से आए होंगे गवई। गवई महाराष्ट्र के थे? नहीं, गवई असम के थे। सॉरी, मैं गोगोई की बात कर रहा हूं, रंजन गोगोई की बात कर रहा हूं, गवई गवई आप बोल रहे तो सॉरी, गवई के पिता तो राज्यपाल थे, वो मध्य प्रदेश के थे। मैं गोगोई की बात करूं, कई बार कंफ्यूज वो मैं रंजन गोगोई की बात कर रहा हूं, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। जी, वो असम से थे। उन्होंने जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आपने किया, गोगोई जो है, जस्टिस गोगोई उस समय नंबर 3 पर थे, है ना। नंबर 2 के जज जस्टिस चालामेश्वर, जस्टिस गवई और जस्टिस कुरियन, 4 जज थे जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें लोगों को सवाल उठा कि जस्टिस गोगोई को नहीं आना चाहिए था इसमें, क्योंकि वो भावी चीजें आई हैं, उनको रोक दिया जाएगा, मोदी अब सीजीआई नहीं बनने देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ बगावत कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत नहीं था, ये बेसिकली भारत सरकार के खिलाफ बगावत था। और उस समय क्या था कि उस समय के जो सीजीआई थे
जस्टिस मिश्रा, उन्होंने 5 जज बनाई थी और ये जज उसमें नहीं थे, सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। उनको लगा कि भाई राम मंदिर एक ऐसा राम का मामला है ना धीरेन्द्र भाई, कि दरअसल ये 5 जज चाहते थे कि मैं भी उस पीठ में रहूं, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो जाए कि अयोध्या में राम मंदिर पर मेरा फैसला। ये गलत नहीं थे। हर किसी का राम इस देश की आस्था से ऐसा जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि उन जजों को गलत नहीं लेना चाहिए। उन सबको लगा कि हम सीनियर हैं, तो ये 5 जज की जो पीठ आपने बनाई है, तो हमें क्यों नहीं शामिल किया? आपने दूसरे जजों को क्यों शामिल किया? उन्होंने कुछ सोच करके, कोलेजियम का अधिकार होता है, उन्होंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा इस ढंग का बना दें। लेकिन इन लोगों की आपत्ति इस बात को थी कि भाई जब सबसे बड़ा फैसला हो रहा है इस भारत के इतिहास का, मुझे ऐसा लगता है राम सबके कण कण में है, राम के खिलाफ आप नहीं जा सकते। हर किसी को लगा। तब देखिए 5 जजों ने जो फैसला दिया, उसमें कौन थे? जस्टिस चंद्रचूड़ भी थे, और वही गोगोई जिनको ये जय जय कर रहे थे, वही गोगोई जब राम मंदिर पर फैसला देते हैं तो इन्हें खलनायक बना दिया जाता है, जो नायक थे। इतना ही नहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ से इन सबको बड़ी उम्मीद थी। जो आप कहते हैं ना कि जो हिंदू द्रोहियों को, इन सबको लगा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वामपंथी हैं, कांग्रेसी विचारधारा के हैं, मोदी की नकेल कस देंगे, 2 साल रहेंगे। तो चंद्रचूड़, उस जजमेंट को जानते हैं धीरेन्द्र भाई, लिखा किसने था? जस्टिस चंद्रचूड़ ने। वो जजमेंट के नीचे नाम नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हर वकील और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने वाला हर पत्रकार जो ही उस जजमेंट को पढ़ा, भाषा होती है ना कई बार, आप लिखेंगे, हम यदि आप तो पहचान जाएंगे भाई धीरेन्द्र भाई ने लिखा है। प्रोफेसर हमारे जो कोई भाषा में पहचान जाते हैं, तो जो ही जजमेंट की कॉपी आई, उसमें जजमेंट में नाम नहीं लिखा था किसी जज का। आमतौर पर नाम लिखा होता है, जजमेंट लिखा किसने है, लेकिन इन 5 ने तय किया कि इसमें नाम किसी का नहीं होगा। वो जजमेंट चंद्रचूड़ ने लिखा था, क्योंकि चंद्रचूड़ बहुत काबिल माने जाते हैं, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, उनकी भाषा पे बड़ा कंट्रोल है, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने जजमेंट लिखा हो। और जिसने जजमेंट लिखा उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन उन 5 जजों को खलनायक बनाने लगे भारतद्रोही पूरा एक गैंग। तो आप जो कह रहे हैं कि इन सबको तब तक अपने उसे खलनायक बनाने लगते हैं जिन्हें कल तक नायक, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे मुताबिक नहीं हुआ। तो चंद्रचूड़ भी खलनायक हो गए, रंजन गोगोई भी खलनायक हो गए। इतना ही नहीं हुआ, मैं तो कई शो में कहा कि आप 2017 से ले लीजिए आज तक, अभी सूर्यकांत साहब का समय बाकी है, जस्टिस गोगोई को ऐसा अपमानित अब तक नहीं किया गया है। कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हुआ 2017 से अब तक जिनको बदनाम नहीं किया गया। उससे पहले ऐसा नहीं होता था। इस दौर में मान लिया गया कि ये जज जो है मोदी के खिलाफ देगा फैसला। सच ये है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता के खिलाफ नहीं जा सकता। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इस देश की जनता ने संसद को चुना है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता के प्रति सरकार और संसद जिम्मेदार है। इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस देश की जनता के मिजाज के खिलाफ नहीं जा सकता। और जब इन्हें लगता है कि भाई इस देश की जनता के मिजाज, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार के मन के खिलाफ हुआ, दरअसल सरकार के मन के खिलाफ नहीं होता है, वो देश के आम जन के मन के खिलाफ के पक्ष में होता है। तो इसीलिए इन्हें लगने लगता है कि अच्छा जिन्हें अरे गोगोई, ये तो रंजन गोगोई तो अपने थे, इनके पिताजी तो कांग्रेस से मुख्यमंत्री थे, अरे चंद्रचूड़ तो अपने थे, इंदिरा गांधी की बड़ी सेवा इनके बाबूजी ने की थी, बड़ा इनाम मिला था, 8 साल तक इनके बाबूजी सीजीआई रहे, भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ ऐसा, तो ये तो हमारे पक्ष में रखेंगे। लेकिन जज तो जज है ना, पंच परमेश्वर है, वो एक आध बार तो कर सकता है आप मतलब किसी के पक्ष में फैसला, लेकिन एक आम इंसान जब पंच की कुर्सी पर बैठता है तो बार बार पाप नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो 1-2 बार किसी अपने मित्र के पक्ष में कुछ कर दे, हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं करेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में पंच परमेश्वर माना गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कभी तो लगता होगा ना भाई हमें ऊपर वाले को जवाब देना है, इसीलिए इन सबको बदनाम करते हैं। जो आपका दूसरा सवाल था ना, बदनाम अपने आदमी को करने लगते हैं बदनाम। ये सब के सब जिन्हें कल तक ये अपना मान रहे थे, उन्हीं को खलनायक मानने लगते हैं, तो कहां से नायक लाएंगे? अच्छा, ये जो हम लोग आपका तो पसंदीदा सब्जेक्ट रहा और उसी से आपने देश को भी बता दिया कि वो 5 वकील कौन है, कहाँ हैं, क्या करते हैं, ये सब चीजें। लेकिन आप ये सोचिए जसवंत वर्मा वाला, ये वर्मा केस जो है अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ, और ये इम्यूनिटी लोगों के अंदर तक चीर रही थी। लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं, वो सही समय पे फिर वापस आएगी, मेमोरी स्मृति लोप नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको लगता नहीं कि ये अदालतें और ज्यादा यकीन खो देती हैं जब इस तरह के जस्टिस अभी भी है? यशवंत वर्मा पे क्या हुआ? वो किस लॉबी को संभाल रहे थे, क्या लॉबी की वजह से बच जाते हैं? या जो
5 जो लोग हैं वो लोग ये तय कर देते हैं कि नैरेटिव अब क्या चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा, और गवाही जब बाहर आते हैं तो वो जब जब अंदर थे तो आपने बुलडोजर को कहा भाई आपके सामने गिरे, बहुत सारे लोग आए, लेकिन आप बाहर जाते ही कहने लगे नहीं बुलडोजर तो जो है एग्जीक्यूटिव वो हो जाएगा और वो तो रूल ऑफ लॉ को खत्म करता है, ये करता है। ये सब कैसे तय करते हैं? मतलब इनको ये लगता नहीं कि भाई आप इतने दिन सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आप इसके खिलाफ कोई बहुत ही शानदार वो दे सकते थे, सीजेआई थे आप। देखिए, जस्टिस जब संजीव खन्ना सीजीआई बने तो मुझे उम्मीद बहुत थी उनसे भी, और बहुत हद तक उन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ा, वो ईमानदारी से गए। दरअसल वो अपनी साख बचा कर गए। मुझे लगता है कि उन्हें लगा कि फिक्सर्स तुम्हें बदनाम कर देंगे, तो कोई ऐसा मामला टच नहीं किया। मात्र 6 महीने का उनका कार्यकाल था, 6 महीने से थोड़ा कम ही था, रिटायर हो गए। उन्हीं के समय में ये कांड हुआ, मतलब ये कैश वाला कांड। और हद ये हुई कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छाप दिया फ्रंट पेज पे, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये सब अफवाह की बातें हैं। उन्हें लगा दब जाएगा मामला। और आप तो खैर इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म के मास्टर रहे हैं, आप जानते हैं कि खबरें हम लोगों को आमतौर पे, खबर क्या होता है, खबर हमें कोई ना कोई सोर्स ऐसा जिसमें उसका व्यक्तिगत हित भी कई बार होता है, कि उस व्यक्ति का व्यक्तिगत हित होता है। लेकिन हमें लगता है जो जर्नलिस्ट कि ठीक है उसका व्यक्तिगत हित होगा, लेकिन ये राष्ट्र हित में है, ये जर्नलिज्म के हित में है। एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी जिम्मेदारी है, उसका व्यक्तिगत हित होगा, क्योंकि कोई भी हमें खबर तभी देता है आमतौर पर इस तरह की खबरें। जैसे कई बार गृह मंत्रालय, आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, कई चीजें ऐसी होती है कि वो लीक की जाती है जानबूझ करके, आप और हम जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला मामला भी कहीं से लीक किया गया, वरना ये खबर इतने दिन बाद खबर क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया के पास आई? और धनंजय महापात्रा तो सुप्रीम कोर्ट के मजे हुए जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने ये खबर उन्हीं को क्यों दी गई? क्योंकि एक तो बैनर है, दूसरा धनंजय जी ने बहुत लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट कवर किया है। लोग सोचे कि इस खबर को दबा दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा प्रयास किया, लेकिन ये दब नहीं पाया। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट की साख गिरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि एक व्यक्ति के कारण पूरी जुडिशियरी बदनाम हो जाएगी, तो इसको दबा दिया जाए। लेकिन वो विस्फोट कर गया, और संजीव खन्ना ने ऑर्डर दिया, वो नहीं माने। कायदे से उनको निर्देश था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, ताकि बिल्कुल मतलब बदनामी बच जाए। क्योंकि आप इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई, एक बार कोई हाई कोर्ट का जज बन गया ना, मतलब जस्टिस बन गया, जज नहीं जस्टिस यदि बन गया, तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चीफ सीजीआई भी नहीं बिगाड़ सकता। ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई है जुडिशियरी को मजबूत करने के लिए, लेकिन वो कलंक बनता जा रहा है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है उसी बदलाव की जरूरत है। इसमें सुप्रीम थोड़ी पारदर्शिता होनी, तो क्या आप एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते? आप आंख के सामने पुलिस देखेगी और जज के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकता, नहीं कर पाया वो। लेकिन मैंने कई स्टोरी ऐसी बनाई, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी सीडी हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया। और चूंकि उस सीडी से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की, तो जुडिशरी की साख खराब हो, तो संभवतः जांच एजेंसी भी नहीं चाहती है कई बार कि एक व्यक्ति के लिए सजा देने के लिए पूरी जुडिशरी बदनाम हो जाए। लेकिन ये चीजें हैं कि इस व्यवस्था ने भी भरोसा को डिगाया है, वो कैश कांड दोबारा ना हो। लेकिन उस कैश कांड ने बताया कि एक जज के पास इतने रुपए बोरियों में कहां से आए, किसने पहुंचाए? कोई ना कोई फिक्सर तो पहुंचाया होगा ना कहीं जजमेंट प्रभावित करने के लिए। हो सकता है कुछ और जजों की हिस्सेदारी इसमें हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं चल पाया, मुझे लगता है शायद पता भी ना चल पाए हम लोगों को। हाँ, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं। एक आखिरी सवाल कि उन वकीलों का ये सिस्टम टूट पाएगा जिनकी मर्जी से ये तय होता है कि किसको कितनी देर तक सुना जाएगा? ऐसे बहुत सारे वकील हम लोगों से मिले जिन्होंने अदालतों में इस बात के लिए लड़ाई लड़ी कि कम से कम जो सुनवाई के लिए समय दिया जाता है वो तो बराबर करें। केस के वकीलें पेंडिंग रही, लेकिन इतनी तमाम विरोध के बावजूद, इतने सारे आपके सवाल उठाने के बावजूद आज भी आप हर दूसरे तीसरे चौथे केस में तो उन्हीं को सुनते हैं। ये कैसे टूटेगा? ये क्या टूटने की कोई उम्मीद है या ये कैसे हो सकता है? उम्मीद तो है, मुझे लगता है उम्मीद तो है, लेकिन बहुत बहुत उत्साह में मैं भी नहीं हूं, क्योंकि इतना कहते हैं ना, इतना मजबूत पकड़ है ना उनका इस देश में 60-70 सालों से, जिनके बाप दादा सब। आसान नहीं है। उनने कई जज को बनाया है धीरेन्द्र भाई।
आपको दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देते हैं वकील, लेकिन उन्होंने उन जजों को बनाया है बहुत सारे। भाई एक वकील साहब है ना जिनका सीडी रिलीज हुई थी, जिनकी जो गोद में बैठा कर एक बुढ़िया वकील को कह रहे थे, सपना दिखा रहे थे कि मैं तो जज बनाता हूं, फलाना को बनाया ढेमका, तुम्हें भी बना दूंगा। हाईकोर्ट ने उस वीडियो पर रोक लगा दिया, लेकिन सबको पता है कि आज भी उपलब्ध है वो वीडियो, यूट्यूब पे घूम रहा है वो वीडियो। लेकिन क्यों हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया कि वीडियो नहीं जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जज ऐसे हैं जो वहीं से निकले हैं, इनका एहसान है, इनका नहीं तो इनके बाबूजी का एहसान है। तो एहसान आप जल्दी आप यदि आप एहसान एहसान फरामोश बहुत होना आसान नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि सूर्यकांत जी ने प्रयास किया, जस्टिस सूर्यकांत ने, और यदि प्रयास किया है तो हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इतना गट्स, कुछ तो बात होगी कि आज तक किसी जज में इतना गट्स नहीं हुआ कि वो कह दे कि नहीं सीनियर वकील मेंशन नहीं करेंगे, नहीं हम तुरंत नहीं अर्ली हियरिंग ऐसे नहीं लेंगे, आपको कम से कम 2 दिन पहले आना पड़ेगा। रीढ़ तोड़ दी है इन फिक्सरों की। और यदि ये फैसला जस्टिस सूर्यकांत ने किया है तो बिना नैतिक बल के तो नहीं कोई कर सकता, क्योंकि काला जब आप पहनते हैं ना कोट, तो उसमें बहुत अंदर कालिक होती है। हर वकील ही तो जज बनता है ना, जज कोई आसमान से उड़ के तो आया नहीं है। तो आपने पीछे वकालत की है, सरकार के एडवोकेट जनरल रहे हुए होते हैं कई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कई बार आपके अतीत के किए गए कर्म, आप जब आज संत बन जाते हैं तो संतई के दौर में वो भारी पड़ जाता है। इसीलिए पूरे जीवन भर तप करके यहां तक पहुंचना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। यदि ऐसा होगा, सूर्यकांत यदि इस कदर तप करके आए होंगे, तो कोई फिक्सर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और ये जो कर रहे हैं वो कर पाएंगे। एक लास्ट सवाल जो मेरे ज़हन में आया कि ये सबसे वो है कि ये क्यों लगता है कि कई बार ये वकील जो इस तरह से खड़े हैं, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे जिनसे आम जनता जिनके खिलाफ खड़ी होती है, चाहे वो अब आपको मिलेगा अफजल तेरे कातिल जिंदा है, वो हर घर में जिंदा, इस तरह के नारे लगाने वाले लोगों। फिर आपने तीस्ता शीतलवाद खुद बताया, इसके अलावा आपने देखा आतंकियों की तरफ से होती हैं तमाम चीजें। ये होते-होते यहाँ इस हालत में कैसे पहुँच जाते हैं कि वो राम मंदिर का याद होगा, नक्शा फाड़ देंगे, तमाम चीज़ें होंगी। ये इस तरफ क्यों हो जाता है? क्योंकि तो पॉजिटिव तरीके से भी पैसा इनको मिल सकता है। ऐसा क्यों होता है कि तमाम इस तरह के वकील अक्सर ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ लोगों ने ये पहले से ही कह दिया कि अगर इसमें कोई वकील होगा कि अरे उसको तो वो खड़ा होगा। अक्सर वही खड़ा होता है। ऐसा क्यों? वही खड़ा होता है। इसके बहुत सारे पक्ष हैं, कुछ चीजों पे ना ही चर्चा की जाए तो अच्छी है, बात है। मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्या है कि नेहा सिंह राठौर कहती है कि मेरे पास 500 रुपए है। वो एक खुद लोअर मिडिल फैमिली की लड़की है, ठीक ठाक परिवार है, उसने नाम कमा लिया है। कपिल सिब्बल उसके लिए वकालत क्यों कर रहे हैं? वो कहती है हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो सिब्बल क्यों आते हैं? उमर खालिद कंगला दिखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में किया था, मैं था उसमें, जिसमें उसके लिए सिब्बल ही आते हैं। चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि हाँ इस केस में हमने कई तारीखें दी, वकील ने ही तारीख वो कर दी। उसके बाद जब बदनामी हुई तो सिब्बल हट जाते हैं, कौन आता दूसरा वकील? सिंघवी आते हैं उमर खालिद के लिए। तो कुछ तो बात होगी। और वही वही अभिषेक मनु सिंह भी राहुल गांधी के वकील होते हैं, वही अभिषेक मनु सिंह भी कांग्रेस के घोर विरोधी अरविंद केजरीवाल के वकील होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है। सिब्बल कांग्रेस पार्टी के होते हैं, आरजेडी से राज्यसभा जाते हैं, क्योंकि लालू जी को 5 मामले में सजा याफ्ता अपराधी होते हुए भी मौज दिला रहे हैं। सिब्बल आज समाजवादी पार्टी से सांसद हैं राज्यसभा के, क्योंकि आजम खान की जीत थी। आजम खान को लगा था कि यदि लालू को मौज दिलाया तो हमें भी दिला देंगे। तो कुछ तो वजह है जिसको इस देश की जनता पे ही छोड़ दीजिए, हम और आप बहुत कुछ बताएंगे तो वो उतना ठीक नहीं होगा। बहुत कुछ है, कई चीजें इशारे में समझा दी जाती है ना धीरेन्द्र भाई। तो चलिए, आप जुड़े मनीष भाई, बहुत ही अच्छा लगा। और तमाम दर्शकों को भी मेरा कहना है, जो लोग वैसे तो ज्यादातर लोग, चूंकि मैं तो अभी नवागंतुक हूँ और मनीष अब यहाँ सीनियर है मेरे, वैसे फील्ड में हम दोनों लगभग साथी थे, लेकिन नहीं, आप हमसे फील्ड में आप हमसे 2-3 साल सीनियर रहे हैं। मैं फील्ड में सीनियर था, तो अभी इस फील्ड में मनीष सीनियर है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग जरूर मनीष ठाकुर शो देखते होंगे, लेकिन जो नहीं देखते हैं वो मनीष ठाकुर शो को जरूर देखें।
उसको जाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और हमको इस चैनल को खड़ा करने में सपोर्ट भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। मनीष भाई, आप जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समय समय पर न्यूज पॉइंट के बहुत दर्शकों धन्यवाद। के लिए नमस्कार। बहुत धन्यवाद।